नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। ये कहानी बहुत और सरल और साधारण सी है, बिल्कुल आम कपल की तरह ही है। यह कहानी सुमन और आशीष की है। दोनों की शादी परिवार की मर्जी से हुई थी, पर उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। प्यार तो था, पर कहते हैं ना, जिंदगी सीधी कहाँ चलती है, कई उतार चढ़ाव आते हैं। प्यार का इम्तिहान भी होता है। आइए जाने क्या होता है आगे। सुमन और ओ सुमन, रानी कहाँ हो? मुझे कहाँ रखे हैं? मुझे लेट हो रहा है ऑफिस को। आशीष अपने कमरे में आईने के सामने बाल बनाते हुए आवाज़ दे रहा था। अपनी चुनरी संभालते और बड़बड़ाते हुए सुमन कमरे में दाखिल होती है। हाँ, अकेले तुम ही नहीं हो जिसे ऑफिस जाना होता है। मुझे भी लेट हो रहा है। मुझे जहाँ रहते हैं हमेशा वहीं रखे हैं। ये लो मुझे। थैंक यू स्वीटी। आशीष का इतना कहते ही सुमन फिर बड़बड़ाने लगती है। बस करो ये ड्रामेबाजी। साथ ही अपना ऑफिस बैग जमाते हुए बुदबुदाती है। बस रोज सुबह तुम्हारा यही नाटक रहता है, सारा घर शोर मचाकर सिर पर उठाए रखते हो। आशीष पीछे से सुमन को पकड़ लेता है और धीरे से सुमन के कान में कहता है, आज हमसे ऐसी क्या खता हो गई जो मेरा फूल मुरझाया हुआ है, रूठा हुआ सा है। सुमन और आशीष की शादी की पहली सालगिरह है। दोनों के परिवार वालों ने ही रिश्ता तय किया। हालांकि 3 महीने दोनों के लिए थे, एक दूसरे को जानने समझने के लिए। कह सकते 3 महीने की डेटिंग के बाद शादी की थी। दोनों ने सब अच्छा चल रहा था। दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे। इसलिए नहीं कि अब घर वालों ने रिश्ता तय किया तो शादी करनी ही है, बल्कि उन 3 महीनों में उन्हें अपने बीच प्यार के अंकुर होने का आभास हो गया था। बाकी पूरी जिंदगी तो थी ही प्यार बढ़ाने के लिए। फिर अचानक कल शाम से सुमन का मूड उखड़ा हुआ था। अलमीरा में एक लड़की की तस्वीर देखकर सुमन परेशान थी, पर कभी आशीष ने उसे नहीं कहा था कि वो चित्रकारी भी करता है। और वो अभी बेचैन थी, कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो। अगले महीने सुमन और आशीष की शादी की पहली सालगिरह है। दोनों के परिवार वालों ने ही रिश्ता तय किया। हालांकि 3 महीने दोनों ने लिए थे एक दूसरे को जानने समझने के लिए। कह सकते हैं 3 महीने की डेटिंग के बाद शादी की थी। दोनों ने सब अच्छा चल रहा था। दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे। इसलिए नहीं कि अब घर वालों ने रिश्ता तय किया तो शादी करनी ही है, बल्कि उन 3 महीनों में उन्हें अपने बीच प्यार के अंकुर होने का आभास हो गया था। बाकी पूरी जिंदगी तो थी ही प्यार बढ़ाने के लिए। फिर अचानक कल शाम को से सुमन बहुत उदास थी। दरअसल उसने आशीष की अलमीरा में एक लड़की की तस्वीर देखी थी जो अधूरी थी। उसे आशीष ने ही बनाया था, पर कभी आशीष ने उसे नहीं कहा था कि वो चित्रकारी भी करता है और इस तरह की कोई तस्वीर भी उसने बनाई है। उसे लगा कि शायद ये तस्वीर उसका पहला प्यार होगा जिसे उसने छुपाया। सुमन को मन ही मन यही बात खाए जा रही थी। वो सीधे आशीष से पूछना भी नहीं चाह रही थी। वो चाह रही थी कि किसी और तरीके से आशीष से पूछे, जिससे ऐसा ना लगे कि वो शक कर रही हो। काम में मशगूल रहती है और शाम को कैसे वो आशीष के मन की बात जानने के लिए उसके तरकीब भी सोच लेती है। आखिर शाम का वो वक्त आ जाता है जब उसे लेने आशीष ऑफिस पहुंचता है। मन में कुछ भाव और चेहरे पर अलग भाव लिए सुमन रेस्टोरेंट में आशीष के सामने बैठ जाती है। और सुमन, कैसा था तुम्हारा दिन? हाँ, बढ़िया ही था। तुम बताओ, कैसा रहा तुम्हारा दिन? आशीष कहता है, ठीक था। बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था कि आज सुबह मेरी जिंदगी का मूड इतना खराब और उखड़ा हुआ क्यों था। सुमन थोड़ा सोच कर कहती, जी कुछ नहीं, बस थोड़ा नींद की परेशानी थी। तुम नींद पूरी क्यों नहीं ले रही हो? सुबह जल्दी उठकर भी काम में लग जाती हो। खिलखिलाकर हंसते हुए सुमन बात को टाल देती है और कहती है कि बातों से पेट भर दोगे क्या, कुछ खिलाओगे भी? अरे माफ़ करो, कहकर आशीष वेटर को आवाज़ देकर ऑर्डर दे देता है। सुमन कहती है, चलो, जब तक खाना आता है ये बताओ, तुम्हारी कोई ऐसी हॉबी जो तुमने आज तक मुझे ना बताई हो? ये कैसा सवाल है? हाँ, एक बात है जो कभी नहीं तुमसे की।
तुमको जब देखता हो तो दिल के तार बजने लगते हैं, अपने आप और तुम्हारे प्यार में मर जाता हूँ। हर बार बस भी करो, सुमन कहती है। क्या तुम रोमांटिक डेट पर लाए हो या डिनर में? यह सही मौका है, सोच कर सुमन पूछती है आशीष से। अच्छा बताओ, ये पेंटिंग करना पसंद है कि नहीं? अरे बिल्कुल भी नहीं, मैं गंदी ड्राइंग करता था स्कूल में। सुमन ने बिजली की तेज गति से पूछा। अरे पर कल रात ही मैंने तुम्हारी अलमीरा में एक लड़की की अधूरी तस्वीर देखी है, जैसे वो इसी ताक में बैठी थी कि कब मौका मिले और वो अपने दिल का सवाल आशीष के सामने रख दे। थोड़ा ठहर कर आशीष कहता है, हाँ पहली बार मैंने कोई तस्वीर बनाई थी, वो भी अधूरी। बताओ ना अधूरी क्यों है, और कौन है वो? कुछ तो है कहानी, एक सांस में सुमन ने पूछ डाला। तो आशीष कहता है, बेबी यहाँ स्टोरी टेलिंग के लिए नहीं आई हो या खाना खाने? चलो अभी खाना खाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। तुम्हारे सब सवालों का जवाब मैं घर जाकर देता हूँ। ठीक है, मुंह बनाकर बड़े ही अनमने ढंग से सुमन कहती है, ठीक है, पर तुम बताना जरूर, टालने की कोशिश नहीं करना। ओके कहकर आशीष खाना खाने लगता है और सुमन भी। घर पहुंचते ही सुमन ने आशीष को टोकते हुए कहा, अब तो घर आ गए, अब भी बता दो। आशीष कहता है, यह बात बहुत पुरानी है। बात तब की है जब मैं पहली बार घर में अपनी नई नौकरी के लिए निकला था। मुझे ग्लोबल कैपिटल सर्विस कंपनी भुवनेश्वर से जॉब ऑफर मिला था। उसी की ज्वाइनिंग करने जाना था। ट्रेन में मन पटना से ट्रेन पकड़ ली। मेरी बोगी ज़्यादा भरी नहीं थी, शायद पटना से ही ट्रेन चालू होती है, इसलिए मैंने सोचा चलो किताब पढ़ते हैं और गाना गुनगुनाते हुए सफ़र निकल जाएगा। और मैं अपनी किताब निकाल कर पढ़ने लगा। लोग आते रहे जाते रहे और इसी तरह रात हो गई और नीचे सीट पर एक परिवार ने खाना शुरू किया। मैंने भी अपना खाना निकाल कर उनके साथ ही खा लिया। अब उन्होंने सोने की इच्छा जाहिर की तो मुझे मेरी सीट को उनके ऊपर थी और मिडिल वाली थी, तो मैं हालांकि रात काफ़ी हो चुकी थी, मुझे इतनी जल्दी नींद नहीं आ रही थी, सो मैंने लेटे हुए किताब ही खोल ली, अपनी ओर पढ़ना चालू कर दिया। थोड़ा ध्यान दिया तो देखा अभी भी मेरी ऊपर वाली सीट खाली है। फिर पता नहीं कब किताब पढ़ते हुए मेरी आंख लग गई। अच्छा सुमन, जब एक गिलास पानी पिला दो तब आगे की कहानी बताता हूँ। ओह तुम भी ना, अधीरता से कहकर सुमन फटाफट पानी ले आई। ये लो, और आगे की कहानी जल्दी बताओ। तुम बहुत धीरे बता रहे हो, आशीष कहता है। तुम अधीर हो रही हो, पता नहीं क्यों। बता, मैं ठीक रहा हूँ। अब सुनो आगे। हम तो कहाँ था, मैं सो गया था। बीच रात 2 बजे करीब एक स्टेशन आता है आसनसोल। अचानक वहाँ बहुत हल्ला होने लगा, मेरी भी नींद खुल गई। उस दिन मुझे पता चला कि वहाँ की सोन पापड़ी बहुत मशहूर है, इसलिए बेचैन और ख़रीदने वाले लोग हल्ला कर रहे थे। क्योंकि गाड़ी बहुत कम देर के लिए रुकती है, इसलिए हड़कंप मचा हुआ था। तभी मेरे ऊपर की सीट एक लाल चुनरी नीचे लहराई और मेरा ध्यान उस चुनरी की तरफ चला गया। देखा तो दोनों ऊपर की सीट में लोग आ गए, शायद दोनों लड़कियां थीं। तभी अचानक घुंघरू की आवाज़ आई और मैं उस लाल चुनरी को निहारने लगा, जिससे भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और सफ़ेद मोतियों सी सजी हुई थी। निहार ही रहा था कि तभी रंगीन चूड़ियों से भरी कलाई ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। काफ़ी देर तक मैं उस गोरे पतले हाथ और कलाइयों में ही खोया रहा। ना जाने क्यों बहुत सुंदर लग रहा था सब, पता नहीं, शायद बहुत फुर्सत से था इसलिए किसी लड़की को ध्यान से देख रहा था, या यूं कहो कि देखने की कोशिश कर रहा था। दिल बेचैन था ये जानने के लिए कि ये सुंदर कलाइयों वाला चेहरा कैसा दिखता होगा। क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया था? सुमन ने टोका। थोड़ा रुककर आशीष सुमन की तरफ देखकर कहता है, अजीब हो यार, पहले पूरा सुन तो लो। अच्छा बताओ आगे। अब नहीं टोकूंगी। सुमन के कहने पर आशीष आगे की कहानी बताता है। मैंने एक बार अपने मन में सोचा कि यह क्या सोच रहा हूँ मैं, और सोने की कोशिश करने लगा, पर सो नहीं सका। फिर एक बार कैसे भी उसको देख लूँ, इसी कारण बेचैन होने लगा और अपनी सीट से उतरकर देखने की सोची। पर जब सीढ़ी तो सीट के बाजू में होती है, उससे उतरते
लगा तो देखा उसका चेहरा दूसरी ओर था और इस ओर उसके पैर थे जिसमें पतली सी पायल लटक रही थी। मैं टॉयलेट की तरफ चला गया। थोड़ा देर गेट के पास खड़े होकर हवा खाने लगा और मन बहलाने की कोशिश में था। मैं खुद भी यह नहीं सोच समझ पा रहा था कि क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। थोड़ी देर रुककर वापस आ गया अपनी सीट पर। जैसे ही उसकी ओर देखने की कोशिश की तो मेरी तरफ उसने करवट किया हुआ था और उसका चेहरा मेरी ओर घुमा हुआ था, पर उसके लंबे काले बालों में छुपा हुआ था। क्या करता, फिर चुपचाप अपनी सीट पर आकर लेट गया। रात का समय था, कहीं और बैठ भी नहीं सकता था और जैसे मेरी हरकत थी मैं पिट भी सकता था। सारी रात उसी के बारे में सोचते निकल। फिर पता नहीं कब नींद के आगोश में समा गया। नीचे सीट में बैठी बंगाली साहब ने मुझे उठाया, यह कहकर उनको बैठने में तकलीफ़ हो रही है और काफ़ी सुबह हो गई है तो मैं उठ जाऊं ताकि मेरी सीट गिराकर वो आराम से बैठ सके। मैंने उनसे पूछा कौन सा स्टेशन आया है। उन्होंने कहा जमशेदपुर। मेरी नज़र सामने की ऊपर की सीट पर पड़ी तो वो खाली थी। तुरंत मैंने झांक कर अपने ऊपर की सीट देखी, वो भी खाली। हड़बड़ाकर मैंने उन बंगाली साहब से पूछा इस सीट के लोग कहाँ गए। वो 2 लड़कियां अभी तुरंत इसी स्टेशन से उतरी है। इतना सुनते ही मैं पागलों के जैसे भागा बोगी के बाहर। एक झलक बस पीछे से ही देख पाया था। ना जाने कौन थी और वो फिर क्या हुआ आगे सुमन पूछती है। होना क्या था, फिर उदास मन से मैं वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया। कभी उसके ख्यालों में और कभी अपनी किताब में मेरा पूरा सफ़र पूरा हो गया। मैं कंपनी के मकान में शिफ्ट हो गया, पर पता नहीं क्यों वो अनदेखी सी लड़की मेरे जहन से जा नहीं रही थी। फिर एक दिन मैंने ये तस्वीर बनाई और सोचा कि ये क्या पागलों जैसी हरकत कर रहा हूँ मैं। सुमन कहती है हाँ, सच में पागलों जैसी ही हरकत थी आपकी, पर कभी आपने सोचा कि क्यों। आशीष कहता है हाँ सोचा, क्योंकि मैं इस तरह का ही हूँ। नहीं कि राह चलते मुझे किसी से भी प्यार हो जाए और वो बस मेरा आकर्षण मात्र था जवानी का। मैंने अपनी सारी पढ़ाई कॉन्वेंट में ही की है। ऐसा नहीं था कि पहली बार किसी लड़की को देख रहा था, पर एक बात जरूर है कि पढ़ाई कुछ बनना है, घर की जिम्मेदारी उठानी है, यह सब बोझ के कारण कभी किसी लड़की को नज़र भरकर देखा ही नहीं। हालांकि कॉलेज के दिनों में मेरे दोस्तों के खास दोस्त लड़कियां हुआ करती थी, पर मेरी कोई लड़की खास दोस्त नहीं थी। उस वक्त मेरा ध्यान अपने काम और परिवार पर था। ट्रेन के सफ़र में मैं काफ़ी फुर्सत से बैठा था, शायद इसलिए पहली बार किसी लड़की को इतने ध्यान से देखा और पागल हो गया। तस्वीर बना लेने के बाद मन शांत हो गया और मेरे जहन में यह बात निकलती चली गई और इतने बरसों बाद मेरी बीवी ने मुझे याद दिलाई। तो इसमें तुम्हारा पहला प्यार माना जाए कि नहीं, आशीष कहता है। आपकी मर्जी जो हो, पर मैं नहीं मानता इसे पहला प्यार। हाँ, नई नई जवानी का आकर्षण कह सकती हो। अब हो गई तुमको तसल्ली। अधूरी तस्वीर की कहानी का राज जानकर कहो ना। सुमन कोई जवाब दिए बिना ही चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। आशीष को सुमन थोड़ी शांत सी लगी। वो उसकी मनोदशा समझ रहा था। धीरे से सुमन के बाजू में बिस्तर पर लेटकर उसने सुमन की ओर देखकर कहा, एक बात जाननी हो तो प्यार भी कैसा प्यार हुआ जो रूह में ना उतर सके, और तुम मेरी रूह का हिस्सा हो। अपने दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़ कर कहता है, जानती हो एक बात मेरे जहन में बस तुम ही बस गई हो। मेरा पहला और आखिरी प्यार अब तुम ही हो। कहकर वो एक तरफ होकर सो जाता है और कहता है, अब सो जाओ तुम भी, गुड नाइट। अगले दिन शनिवार था और माहौल बड़ा खुशगवार था। ऐसा पहली बार हो रहा था कि शनिवार के दिन मुझसे पहले सुमन उठ चुकी है और मेरा नाश्ता भी तैयार है। दरअसल बात ऐसी है कि शनिवार के दिन मेरा ऑफिस रहता है और सुमन का नहीं, तो मेरे ऑफिस जाने के बाद ही कभी उठती है। पर आज तो बात ही कुछ अलग है। जब मैं सुबह के नित्य कर्म करके तैयार होकर लिविंग रूम में पहुंचा तो वहाँ का समा ही कुछ और था। पूरे देसी अवतार में सुमन सुंदर सा सलवार कुर्ती पहने, मांग पर सुर्ख लाल रंग का सिंदूर, छोटी सी लाल बिंदी, सुर्ख लाल होठ, चूड़ियों से भरी हुई गोरी गोरी कलाइयाँ, बहुत सुंदर लग रही थी।
और ऐसा लग रहा था जैसे मेरा ही इंतज़ार कर रही हो। जैसे ही मैंने उसे देखा, उसने शर्मा कर नज़रें झुका ली। ऑफिस का बैग किनारे रख मैं उसके पास खड़ा हो गया। कहते, आज क्या बात है, करवा चौथ तो नहीं है? इतना सुनते ही सुमन थोड़ी सी नाराज होते हुए कहने लगी, देसी बीवी है तुम्हारी, और कहीं तुम भूल ना जाओ मेरे इस रूप को, इसलिए धारण किया है। और आज वैसे भी ऑफिस नहीं जाना। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया और आंखों ही आंखें डालकर कहा, जो भी कारण हो, कल भी तुम बहुत सुंदर लग रही थी और आज भी, और हमेशा मुझे सुंदर ही लगती हो। ऑफिस के लिए लेट करवाओगी क्या? नाश्ता भी खिलाओगी? बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए मेरे लिए नाश्ता निकाल रही थी और मैं चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। उसे निहारने से कितनी सुंदर लग रही थी, पर बदली हुई सी लग रही थी। मेरी अपनी सुमन नहीं लग रही थी, कुछ तो पर्दा था मेरी सुमन और इस सुमन के दरमियान। अब ऐसे ही देखते रहेंगे। अब आपको देर नहीं हो रही ऑफिस जाने में? सुमन की आवाज़ सुनते ही मेरी तंद्रा टूटी और मैं बिना कुछ कहे नाश्ता खाने लगा और फिर ऑफिस चला गया। शाम को जब घर आया तब भी सुमन सजी संवरी थी। मेरी पसंद का खाना बनाया हुआ था उसने। इसी तरह हंसी खुशी हमने रविवार भी बिताया। फिर अगले दिन वही सोमवार ऑफिस की भाग दौड़ लगी। तय समय से हम लोग अपने अपने ऑफिस के लिए निकल गए और ऑफिस का काम ख़त्म कर शाम को हमेशा की तरह मैं सुमन को लेने उसके ऑफिस पहुंचा। सामान्य सी बातचीत करते हुए हम घर पहुंच गए और वो तुरंत फ्रेश होने चली गई। मैं तो देखता ही रह गया। अमूमन ऑफिस से आने के बाद वह हमेशा साथ बैठते और हमारी बहस होती है कि चाय कौन बनाएगा, तुम बनाओ की लड़ाई हो। पर आज सुमन ने ऐसा नहीं किया। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अखबार निकाल कर पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद चूड़ियों की खनक और पायल की झंकार की आवाज़ आने लगी। अखबार से मुंह उठाकर देखा तो क्या देखता ही रह गया। सुमन चली आ रही थी, सामने दोनों हाथों में चाय का मग लेके। एक मेरे सामने टेबल पर रखकर मुस्कुराते हुए सामने वाले सोफे पर बैठ गई। बस एक टक उसे देखता है, क्या भला की खूबसूरत लग रही थी। थोड़े से बाल क्लच से बांधे, बाकी ऐसे ही झूलते हुए, कुछ उसके चेहरे के मन मर्जी करते से काजल से भरी हुई झुकी हुई नजरें माथे पर छोटी सी बिंदी, हल्के गुलाबी से होठ, हल्के आसमानी रंग के सूट में बहुत खूबसूरत लग रही थी। सुमन अपनी चूड़ी खनकाते हुए उसने कहा, ऐसे ही देखते रहोगे या चाय ठंडी हो जाएगी? और मैं गर्म नहीं करूँगी। मैंने बिना कुछ कहे चाय का मग उठा लिया। सुमन ने पूछा, खाने में क्या बनाऊँ? कुछ मन हो रहा है आपका? मैंने कहा, आता हूँ, फिर साथ में मिलकर बनाते हैं। कुछ ऐसा कहकर मैं फ्रेश होने चला गया। दूसरे कमरे में मैंने देखा तो सुमन की आंखों में आंसू थे। शायद मेरा इस तरह उठकर चले जाना उसे अच्छा नहीं लगा। उसे वापस आया तो सुमन किचन में कुछ कर रही थी। पीछे से धीरे से उसके कानों में कहा, आज तुम फिर से कहर बरपा रही हो। सुंदर तो हमेशा लगती हो, पर आज बहुत सुंदर लग रही हो। क्या बात है? ज़्यादा दिमाग थक जाता है और गहरी थकावट हो जाती है। सोते हुए उसका चेहरा शांत, निर्मल और चांद सा दमकता हुआ लग रहा था। बहुत कोमल सुंदर लग रही थी। बिस्तर पर अपनी जगह लेटे हुए कमरे में छत की तरफ ताकते हुए विचार करने लगा, आखिर सुमन क्यों ऐसा कर रही है? पिछले कुछ दिनों से उसका व्यवहार बदला हुआ था। बार बार मुझे एहसास होता कि वो किसी और की तरह रह रही है, जैसी वो है वैसे नहीं रह रही। बहुत सोचने के बाद मुझे समझ आया, वो शायद उस अधूरी तस्वीर वाली लड़की की तरह अपने आप को संवार रही है। अब मैं कैसे उसे विश्वास दिलाऊं कि वो जैसी है मैं उससे वैसे ही प्यार करता हूँ। ये अरेंज मैरिज का अपना ही अलग फलसफा है। पहले आपको भरोसा करना पड़ता है, फिर समझने का मौका मिलता है। जब लव मैरिज में ही अपने आप अच्छा नहीं लगा। वापस आया तो सुमन किचन में कुछ कर रही थी। पीछे से धीरे से उसके कानों में कहा, आज तुम फिर
कहर बरपा रही हो। सुंदर तो हमेशा लगती हो, पर आज बहुत सुंदर लग रही हो। क्या बात है? इस दीवाने को अब पागल करने का इरादा है क्या? पर एक बात बोलूं, मैं अपनी पुरानी सुमन को भी मिस करता हूँ। सुमन की आंखें भर आई और उसने अपने आप को संभाल लिया। शाम यूं ही बीत गई। साथ खाना बनाते खाते कुछ आपस में बात कर हम सोने चले गए। सुमन वो सुमन नहीं थी जैसी है। वो शाम को इसलिए थक गई थी और सो गई। बिना बिस्तर पर जाते ही अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है। अगर जो आप नहीं हैं और वो बनने की कोशिश करें तो शरीर से ज़्यादा दिमाग थक जाता है और गहरी थकावट हो जाती है। सोते हुए उसका चेहरा शांत, निर्मल और चांद सा दमकता हुआ लग रहा था। बहुत कोमल, सुंदर लग रही थी। बिस्तर पर अपनी जगह लेटे हुए मैं कमरे की छत ताकते हुए विचारने लगा, आखिर सुमन क्यों ऐसे कर रही है? पिछले कुछ दिनों से उसका व्यवहार बदला हुआ सा है। बार बार मुझे एहसास होता है कि वो किसी और की तरह कर रही है। जैसे वो है वैसी नहीं रह रही। बहुत सोचने के बाद मुझे समझ आ रहा था वो शायद उस अधूरी तस्वीर वाली लड़की की तरफ अपने आप को बना रही थी। अब मैं कैसे उसे विश्वास दिलाऊं कि वो जैसी है मैं वैसे ही प्यार करता हूँ। ये अरेंज मैरिज का अपना ही अलग फलसफा है। पहले आपको भरोसा करना पड़ता है, फिर समझने का मौका मिलता है, जबकि लव मैरिज में पहले आपको मौका मिलता है समझने का और फिर सामने वाले पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं। खैर छोड़ो, हमारी तो अरेंज लव तो शादी हुई है। 3 महीने की जान पहचान के बाद हमने शादी की थी और मैंने उससे वायदा किया था कि जब तक हमें एक दूसरे का भरोसा नहीं हो जाता तब तक मेरी गर्लफ्रेंड है। जब भरोसे की हामी देगी तब पत्नी बनाऊंगा। अब याद कर रहा हूँ तो समझ आ रहा है, लगता है गलती मुझसे ही हो रही है। मैंने कभी उसे अपनी पत्नी बनाने की कोई पहल नहीं की अपनी तरफ से और सुमन के इशारों को शायद समझ नहीं पाया मैं। उसने भी कभी खुलकर कहा नहीं। मैं ही बेवकूफ़ हुए, खुलकर नहीं बल्कि इशारों में ही कही जाने वाली बात है। मैं अनाड़ी, इशारा समझना तो दूर, उसे अपनी अधूरी तस्वीर की प्रेम कहानी सुना आया। उफ, हे भगवान, अब कैसे सुधारूं सब गलतियों को? बस यही तरकीब सोचते हुए आशीष की आंख लग जाती है और वो भी सो जाता है। अगले दिन सुबह, गुरुवार को भी ऑफिस का दिन होता है। दोनों का दिन हर रोज़ की तरह आरंभ होता है। नाश्ते की टेबल पर आशीष सुमन से पूछता है कि कल 7 तारीख है। उफ, हे भगवान, अब कैसे सुधारूं सब गलतियों को? बस यही तरकीब सोचते हुए आशीष की आंख लग जाती है और वो भी सो जाता है। अगले दिन सुबह, गुरुवार को भी ऑफिस का दिन होता है। दोनों का दिन हर रोज़ की तरह ही आरंभ होता है। नाश्ते के समय टेबल पर आशीष सुमन से पूछता है, अरे कल 7 तारीख है, कल तो हमारी शादी की सालगिरह है। सुमन भी खुश होते हुए कहते, हाँ कल पहली सालगिरह है। आपने कुछ सोचा है कल के लिए? मैंने कहा, नहीं, आज कल ऑफिस में बहुत काम रहता है। यार, तुमने कुछ सोचा है तो बता दो। सुमन कहती है, नहीं मैंने नहीं सोचा, पर आप कुछ दिनों पहले कह रहे थे ना कि आपके कुछ दोस्त हम दोनों के माँ पापा आप बुलाएंगे। हाँ कहा तो था मैंने, पर अभी ऑफिस में बहुत काम है यार, अगले साल मना लेंगे। सुमन ये कहते हुए तुरंत उठकर चली जाती है कि अगले साल पहली नहीं दूसरी सालगिरह मनाइएगा। शादी वो शायद वो गुस्से में थी। मैं भी ऑफिस निकल जाता हूँ। सारे दिन का काम निपटाकर हमेशा की तरह शाम को मैं सुमन को ऑफिस से पिक करने कर घर आ जाता हूँ और हर दिन की तरह सामान्य सी बात करके हम सो जाते हैं। पर सुमन अभी भी नाराज़ लग रही थी। सुबह उठता हूँ तो देखता हूँ सुमन पहले से ही उठी हुई है। मैं भी उठकर सीधे उसके पास जाता हूँ। उसके चेहरे को हाथों में भरकर उसके माथे को चूमकर सालगिरह की बधाई देता हूँ और अपने नित्य कर्म के लिए चला जाता हूँ। जब तैयार होकर आता हूँ तो देखता हूँ कि टेबल पर गुलाब और एक गिफ्ट रखा है। सुमन की ओर देखा। मैंने तो उसके लिए एक झूठी मुस्कान बखेर दी और कहा, शादी की पहली सालगिरह की बधाई आपको, और ऑफिस को चली गई।
उस दिन मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी बिना सुमन को बताए और घर सजाने में लग गया था। उसके बाद मैं सुमन का तोहफा तैयार करने लगा, पर वक्त इतना लग गया कि मैं डिनर नहीं बना सका। खैर, वो तो बाहर से ऑर्डर हो गया। आखिर सब तैयारी करके मैं सुमन को लेने उसके ऑफिस चला गया ताकि उसे ऐसा ना लगे कि आज मैं ऑफिस नहीं गया। घर वापसी के समय ड्राइव करते हुए मैं सुमन से पूछा, क्या बात है सुमन, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? नाराज़ हो क्या मुझसे? उसने कहा, नहीं नाराज़ नहीं हूँ, हाँ पर खुश भी नहीं हूँ। पहली सालगिरह का आप में कोई उत्साह नहीं दिख रहा। मैंने कहा, अरे बस इतनी सी बात। बताया तो था तुम्हें कि बहुत ज़्यादा काम है ऑफिस में, वर्कलोड है। कौन सा हम कभी भागे जा रहे हैं। इतने में घर आ गया। गाड़ी पार्क करके जैसे ही हम लिफ्ट में पहुँचे, मैंने सुमन की आंखों में रुमाल बांधकर बंद कर दिया। घबरा गई थी वो। फिर धीरे से मैंने उसके कान में कहा, घबराओ नहीं, अब मेरी बारी है तुम्हें तोहफा देने की। फ्लैट के अंदर पहुंचकर वो चीख पड़ती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके लिए यह सब अप्रत्याशित था मेरी तरफ से। चारों ओर उसकी पसंद की खुशबू वाली मोमबत्तियों से सारा कमरा जगमगा रहा था। फिर मैंने उसे सोफे पर बिठाया, कैमरा रिकॉर्डिंग मोड में ऑन करके उसके बाजू में बैठ गया। पूरा फर्श लाल दिल वाले गुब्बारों से अटा पड़ा था। सोफे और टेबल पर गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखरी थी और सामने केक था। मोमबत्ती की मध्यम रोशनी और खुशबू ने बहुत अच्छा माहौल बना दिया था। जैसे ही मैंने सुमन के बाजू में बैठा, उसने मुझे अपने गले लगा लिया और रोते हुए कहने लगी, बहुत सुंदर है सब कुछ, बिल्कुल मेरे सपनों जैसा, थैंक यू। पर तुमने यह सब किया कब और मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? शांत देवी शांत, अब सवालों की बौछार बाद में, पहले केक कटिंग करते हैं। मैंने इतना कहते ही सुमन ने अपने आंसू पोंछे और हमने साथ में केक काटा। हमने एक दूसरे को केक खिलाया। फिर सुमन फ्रेश होने चली गई। मैंने उससे कहा, जल्दी आना, कैंडल लाइट डेट पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और हाँ, टेबल पर मैंने तुम्हारा ड्रेस रखा है। सुमन के जाते ही मैं डिनर टेबल सेट करने लगा। मैं बिज़ी हो गया। तब तक सुमन आ गई, डिनर डेट के लिए रेडी होकर। पला की खूबसूरत लग रही थी, रेड सिम्बर गाउन में, कुछ बाल कल्चर में बांधे हुए, कंधों पर मनमर्जी करती कजरारी आंखों में, तो बस देखता ही रह गया था। अहम अहम, अब आप बस ऐसे ही देखते रहेंगे या कुछ खिलाने के लिए भी इरादा है? तुरंत अपने आप को संभालते मैंने कहा, जी आइए, सब रेडी है मोहतरमा, और हल्की आवाज़ में म्यूज़िक ऑन कर दिया। सुमन का पसंदीदा गाना बज रहा था। खाना सब सुमन की पसंद का ऑर्डर किया था, उसकी पसंदीदा रेस्टोरेंट से। उसे पसंद आना ही था। अचानक खाते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, थैंक यू आशीष फॉर एवरीथिंग, सब कुछ बहुत अच्छा है। मैं अपनी पहली सालगिरह कभी नहीं भूलूंगी। मैंने बीच में रोकते हुए उससे कहा, इसमें पहले कि तुम आगे कुछ बोलो, मैं तुम्हें आज का आखिरी तोहफा देना चाहता हूँ। आंखें बंद करो, खड़ी हो जाओ और मैं उसके हाथों में अधूरी तस्वीर वाली प्रोटेक्ट रख देता हूँ। अब आंखें खोलो। गिफ्ट पेपर को खोलकर सुमन आश्चर्यचकित रह गई। आंखों में आंसू निकल आते हैं। थोड़ा रुक कर पूछती, आशीष ये तो तुम्हारी अधूरी तस्वीर थी ना, पर अब ये मेरी तस्वीर है, कैसे और क्यों? उसके आंसू पोंछते हुए मैंने कहा, कैसी लगी तुम्हें यह तस्वीर? सुमन कहती है, बहुत अच्छी। इसमें पहले तो कुछ और पूछती, मैंने उससे डांस के लिए पूछ लिया और उसके हाँ कहते ही हम सुगंधित मोमबत्ती की रोशनी में कपल डांस करने लगे। इस वक्त मेरा पसंदीदा गाना बज रहा था। डांस करते हुए मैंने उससे कहा कि मैंने हमेशा इस अधूरी तस्वीर को संभाल के रखा, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था कि एक न एक दिन इस तस्वीर को पूरा ज़रूर करूँगा। जिसे मैं ढूंढ रहा वो मुझे ज़रूर मिलेगी, और वो मुझे मिल गई। तुम, हाँ तुम सुमन, तुम ही हो मेरे सपनों की रानी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मुझे हर रूप में पसंद हो। आई लव यू। मैं बहुत प्यार करती हूँ आशीष आपसे। और डांस करते हुए वो मेरे सीने से लग गई। मैंने उससे कहा, सुमन तुम जैसी हो वैसी ही मुझे पसंद हो, कभी अपने आप को बदलने की कोशिश मत करना। बहते आंसुओं के साथ मेरी आंखों में आंखें डाले उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया। मैंने कहा, सुमन तुमसे कुछ
मांग सकता हूँ क्या? तुम अब मेरी गर्लफ्रेंड से मेरी पत्नी बनने को तैयार हो क्या? तुम्हें मुझ पर, मेरे प्यार पर भरोसा है? उसने शर्मा कर सिर झुका लिया और मेरे सीने से लग गई और कहने लगी, आप पर मुझे अपने आप से भी ज़्यादा भरोसा है और मैं भी आपको अपना पति बनाना चाहती हूँ। मैं गलत थी और पिछले कुछ दिनों से मैं आपको बदलने की कोशिश में लगी हुई थी। मुझे माफ़ कर दीजिए, पता नहीं क्या सोच रही थी मैंने कहा, बस अब चुप हो जाओ। ज़िंदगी का इतना अहम दिन क्या रोते हुए ही बिताओगी? और वो मेरे सीने से लग गई। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे मेरी सुमन वापस मिल गई हो। वह रात हमारे वैवाहिक जीवन की सबसे खुशनुमा रात थी। पति पत्नी के संबंधों की नींव के साथ हमने अपनी गृहस्थी एक नए सिरे से शुरू की थी। तब से लेकर आज तक वो वहीं मेरी पुरानी सुमन है। उसने कभी अपने आप को नहीं बदला। मेरी ज़िंदगी में मैंने यही सीखा है कि विवाह एक ऐसा बंधन है जिसकी डोर बहुत नाजुक होती है। छोटे से छोटे अविश्वास से डोर टूट जाती है। समय के साथ विश्वास और प्यार बढ़ने से डोर को मजबूती मिलती है।